गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज हम लोग जो आपने टेस्ट दिया है तो टेस्ट पेपर में जो इंग्लिश के क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। मैं इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। फैकल्टी ऑफ इंग्लिश ओम मिश्रा मेरा नाम हुआ और मैं आप लोग को आज इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है। और देखिए CHSL जो एग्जाम आपका होने वाला है, मैं तो ये बोलता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं, आराम से आप पढ़िए और आप जितना जानते हैं वो आपके लिए सफिशियंट है। उसको बढ़िया से हम लोग रिवाइज करते रहे जो भी पढ़ रहे हैं, और मॉक लगाना, टेस्ट लगाना जरूरी है। इसको जरूरी से आप शामिल कीजिए अपने दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में। आप पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन पढ़ करके किसी का रिजल्ट नहीं होता है जब तक वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करते हैं और रेगुलरली टेस्ट को डेवलप नहीं करते हैं। और स्पीड और एक्यूरेसी को अपने मेंटेन करिए टाइम के हिसाब से, वेरी सीरियसली। जैसे आप एग्जाम में देते हो ना, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के, वैसे आप टेस्ट को लगाइए, है ना। इंस्टीट्यूशन में आके लगाइए, जहां से भी आप लगाना चाहते हैं, लेकिन टेस्ट आपको देना होगा। और इसके डिस्कशन को हम लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग क्वेश्चन के वेरिएशंस को भी समझेंगे। CHSL बहुत आसान पेपर आपके साथ में आपको जोड़ रहा हूं। ये प्रीवियस में आया हुआ, प्रीवियस ईयर में आया हुआ सेम सेट आपके साथ में जोड़ रहा हूं। CHSL मैं तो बोलता हूं कि अपने कॉपी के फर्स्ट पेज पे आप CHSL को लिख लीजिए और इसको देख करके बोलते रहिए कि माना कि तू किसी रानी से कम नहीं है, माना कि तू किसी रानी से कम नहीं है, लेकिन तू ऐसी भी रानी नहीं है जिसके राजा हम नहीं है। ऐसे बोलिए इसको, एकदम हम लोग झटके में इसको उड़ा लेंगे। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं बालक, है ना। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के साथ यहाँ पे जुड़ता हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है 76। आपने टेस्ट दिया होगा और आप टेस्ट दिए होंगे तो आपने क्वेश्चंस को बनाया होगा। फिर से वही क्वेश्चन आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप देखिए, समझिए क्या आपने किया है। यहाँ पर हमारा जो पहला जो वर्ड है दैट इज फॉर्टिव। और सबसे पहले एग्जाम जब देने आप जाओगे तो उसके जो नई डायरेक्शंस है उसको आप देखेंगे कि आपको इंस्ट्रक्शन में बताया क्या गया है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बहुत सारे बच्चे सिनोनिम्स की जगह पे एंटोनिम्स, एंटोनिम्स को सिनोनिम्स करके आ जाते हैं, क्योंकि जब भी सिनोनिम्स का सवाल पूछा जाएगा तो उसका उसमें एंटोनिम्स भी रहता है, और सिनोनिम एंटोनिम्स का पूछा जाएगा तो उसका उसमें सिनोनिम्स भी रहता है। तो इसमें हम लोग को वेरी क्लियर ये समझना होगा कि करना क्या है। ऊपर देख लेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगता है, 1 सेकेंड लगेगा ऊपर देखने में आपको, है ना। तो सिनोनिम्स बतलाना है। तो फर्टिव का मतलब क्या होता है? चुराया हुआ, चोरी किया हुआ या छिपा हुआ, ऐसा इसका मतलब होता है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका सेम मीनिंग कौन है। तो सेक्रेट वर्ड आप लोगों ने सेक्रेटिव नहीं भी सुना होगा, तो सेक्रेट से ही सेक्रेटिव बने हैं, तो समझ रहे हैं सेक्रेट मतलब भी क्या होता है। सेक्रेट मतलब ये बात सेक्रेट है, मतलब छिपा हुआ है ना, समझ रहे हैं हम लोग, या फिर चुराया हुआ है, ऐसा तो मीनिंग इसका निकल रहा है। लेकिन हम लोग देखेंगे क्या और भी ज्यादा इसके आसपास कोई मीनिंग है। अबॉर्टिव मतलब क्या होता है? निष्फल होता है। क्या होता है? निष्फल मतलब कोई भी आपने काम किया हुआ अधूरा रह गया, या उसका रिजल्ट आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है ना, निष्फल उसको बोलेंगे। और पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव तो वेरी कॉमन वर्ड है आपके लिए। और एडहेसिव मतलब क्या होता है? चिपचिपा या गोंद, जिसको हम लोग चिपका सकते हैं, चिपचिपा, है ना। एडहेसिव, चिपा हम लोग बोल सकते हैं, है ना, या गोंद से मतलब कनेक्शन इसका है ना, सताना, चिपकाना, ऐसे जो है, तो एडहेसिव उसी से है। तो यहाँ पर हम लोग का फर्टिव का क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं 1 2 3 4, तो आप पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग जो नहीं, इसका जो ज्यादा अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स जो है वो एक ही मिल रहा है हम लोग को, दैट इज सेक्रेटिव। तो हम लोग इसका आंसर क्या कर लेंगे? सेक्रेटिव। चलिए 76 क्वेश्चन आपने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बढ़ाते हैं। और सभी लोग, अगर आपके पास पेज है तो पेज भी रखेंगे अपने पास, और जो भी उसमें अब बताया जा रहा है इसका आंसर, तो उसको आंसर कर लेंगे। और बाकी जो नए मीनिंग्स आपके साथ जुड़ रहे हैं तो आप मीनिंग्स को भी देखेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो पेज अवेलेबल अगर है, आपने टेस्ट दिया है यहाँ पर, तो आपके पास पेज होगा, उस पेज को भी आप साथ में रखेंगे, तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और बाकी हम लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर देखिए, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ पर एक इडियम है और मुहावरा जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसका आपको मीनिंग बताना है। मुहावरा समझते हैं ना, जैसे हम लोग एक वो सिंबॉलिक होता है, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ए ड्रॉप इन द ओशियन, हम लोग बोलते हैं ना। तो ऊंट के मुंह में जीरा मतलब अधिक के बजाय क्या? कम। तो वो एक मुहावरा हो गया जो हम लोग के मुंह पे चढ़ा रहता है, बात बात में हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्या बात है, आजकल की दुनिया में बहुत लोग जितने बहुत शोरगुल करते हैं, काम करते नहीं है ना। तो उसी के बिहाफ में बहुत सारे लोग खाली बोलते हैं, कुछ करते नहीं है। तो एक्शंस स्पीक लाउडर देन, लाउडर जो किससे बना है? लाउड से बना है ना।
लाउड मतलब तेज आवाज, है ना। देन वर्ड्स मतलब कि जो एक्शन होता है, अगर आप काम करते हैं तो वर्ड से क्या होता है, ज्यादा तेज बोलता है वो, उसका आवाज नहीं आता है लेकिन उसका आवाज आता भी है, ये सेंस है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो व्हाट यू डू रिवील्स द रियल यू। तो ये तो मीनिंग सीधे सीधे लग रहा है कि इसको अटैच कर रहा है। फिर आगे क्या है कि व्हाट यू डोंट से इज व्हाट यू आर। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जो आप नहीं करते वही आप है। या फिर व्हाट यू डू इज योर ऑन बिजनेस, आप जो भी करते हैं आपका काम है, लेकिन इसका तो मीनिंग ये नहीं दे रहा है। व्हाट यू कैन सी मे नॉट बी ट्रू, मतलब जो आप देख रहे हैं, देख सकते हैं, वो जरूरी नहीं सही हो जाएगा, सही नहीं हो सकता है। ये सारे मीनिंगफुल सेंटेंस है, लेकिन एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो व्हाट यू डू रिवील्स दैट द रियल यू, यही ना इसका मतलब हो गया कि जो भी आप करते हैं तो आपको दिखला देता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग इसका आंसर क्या कर लेंगे, 1। तो 71 का आंसर क्या कर लेंगे, 1। 71 का आंसर क्या किए हैं, 1। अगर आप किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो अभी हम लोग कर लेंगे। आइए क्वेश्चंस को हम लोग बढ़ाते हुए मैं आपको नेक्स्ट 78 जोड़ता हूं। यहां पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या था, 77 था। ये 77 के बाद आ गए हम लोग 78 पे। चलिए 78 की तरफ हम लोग आ गए हैं। 78 को पढ़ते हैं, क्या करना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अच्छा, इसमें भी सिनोनिम हम लोग को बताना है ना। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हम लोग का जो वर्ड है एजल, एजल का मतलब क्या होता है, एजल, एजल पढ़ेंगे इसको। एजल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फुर्तीला, हम लोग बोल सकते हैं ना, फुर्तीला या चुस्त या दुरुस्त नहीं बोलते हैं, बहुत वो चुस्त है, चुस्त दुरुस्त है, लाइक दैट। तो चुस्त दुरुस्त या फुर्तीला, एक्टिव से इसका सेंस है, निम्बल से इसका सेंस है। निम्बल इज वेरी कॉमन वर्ड। तो यहाँ पर विजिबल, विजिबल तो इसका सिनोनिम नहीं होगा। गिल का मतलब क्या होता है, छल होता है, छल या कपट होता है। और डोसल का मतलब क्या होता है, विनम्र होता है। विनम्र का मतलब जैसे कि इजी टू मैनेज, है ना, इजी टू मैनेज, या मतलब जिसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, या जिसको हम लोग आसानी से अपने वश में कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डोसल। इसको डोसाइल नहीं पढ़ेंगे हम लोग, डोसल इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है डोसल, दैट्स व्हाई डोसल हम लोग बोलेंगे इसको। और यहाँ पे क्या हो गया, निम्बल। तो आप देख रहे हैं कि फुर्तीला या चुस्त, है ना, एक्टिव या निम्बल उसको भी बोलते हैं हम लोग। तो निम्बल इसका मीनिंग हो जाएगा। निम्बल मतलब क्या होता है, फुर्तीला होता है। तो एजल का क्या हो जाएगा, निम्बल। यहाँ पे हम लोग आंसर क्या कर लेंगे, तीसरा आंसर क्या कर लेंगे, तीसरा। तो 78 का आंसर आप देखो, आपने थर्ड किया है क्या, अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा कहीं पर भी तो आप लोग कमेंट में आएंगे, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे और मैं उसको फिर से, या हमारी टीम देखेगी या मैं देख लूंगा, तो हम लोग उसको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट भी जरूर करेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 78 के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए 79, ठीक है। 79, क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पे सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें हम लोग को रॉन्गली स्पेल्ड या मिस करेक्टली स्पेल्ड हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग को चुनना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में जरूर 1 नंबर के पूछे जाते हैं, या कभी कभी 2 नंबर के भी पूछे जाते हैं। इसमें पूछने का 2 तरीका होगा। एक तो पूछेगा कि करेक्टली स्पेल्ड मतलब कि सही कौन है, तो सही पूछेगा तो उसमें 4 गलत रहेगा, 1 सही रहेगा। फिर पूछेगा कि बता इसमें से मिस करेक्टली स्पेल्ड कौन है, तो 4 गलत रहेगा और 1 क्या रहेगा, 4 सही रहेगा और 1 क्या रहेगा, गलत। उल्टा करके पूछेगा, सही पूछेगा तो गलत रहेगा 4, 1 सही रहेगा। पूछे कौन गलत है तो 4 गलत रहेगा, क्या रहेगा, सही रहेगा, ऐसे पूछेगा। तो यहाँ पर हम लोग को सही बताना है, इसमें कौन सा स्पेलिंग रॉन्गली है, सही नहीं बतलाना है, रॉन्गली स्पेल बताना है, मतलब कौन सा स्पेलिंग इसमें क्या है, गलत है, ऐसा आपको बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अम्बासडर है, ठीक है, यहाँ पर अप्रिशिएट है, यहाँ पर जुडिशियरी है, और यहाँ पे वर्चुअल है। वर्चुअल हम लोग समझते हैं, आभासी समझ रहे हैं, और स्पेलिंग वेरी कॉमन है, ये चारों स्पेलिंग वेरी कॉमन है। देखिए बच्चों, डिफिकल्टी का लेवल आपका कब बढ़ता है, जब एकदम वेरी अननोन स्पेलिंग्स आ जाते हैं, हम लोग जिसको जानते नहीं है। हालांकि उसके लिए हम लोग क्लास में स्पेलिंग टेस्ट पढ़ते हैं कि कैसे कैसे स्पेलिंग को हम लोग सही लिखे, उसके लिए बहुत तेरे रूल है। जो वर्ड आपको याद नहीं भी है फिर भी आप क्या कर सकते हैं, बतला सकते हैं उस रूल के आधार पर, है ना। तो यहाँ पर जो है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है, मतलब कि जो गलत स्पेलिंग है उसको आपको बताना है, जिसका स्पेलिंग कहीं ना कहीं एरर है उसको आपको बताना है। देखिए जुडिशियरी, यहां से हम लोग देखेंगे, हालांकि ये वर्ड देखने में आपको गलत लग रहा है ना। एम्बेसडर में एम्बेसडर हम लोग बोलते हैं,
एम्बेसडर, श यानी डबल एस आता है, और यहाँ पे देखिए एक ही एस है। तो यहाँ पर देखिए जुडिशियरी जो है बिल्कुल सही है, वर्चुअल बिल्कुल सही है, और अप्रिशिएट करना मतलब किसी को प्रशंसा करना, अप्रिशिएट हम लोग करते हैं, तो ये कॉमन वर्ड है, मैं यही बोलना चाह रहा था, ये कॉमन वर्ड है, तो आपका डिफिकल्टी का जो लेवल है कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया है। और एम्बेसडर इसका मतलब दूत होता है, राजदूत भी बोल सकते हैं। और एक कार पहले अभी भी कहीं कहीं आपको दिख जाएगी, अम्बास्टर कार है ना जी, उसके बाद मारुति वगैरह है ना, ऐसा बहुत सारा। तो अम्बास्टर कार देखे ना आप लोग, इसीलिए देखिए उसमें अम्बास्टर लिखा रहता है, अम्बासडर। तो अम्बासडर स इसमें क्या आता है, दो आता है, डबल एस आता है, और यहाँ पे सिंगल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल कर लेंगे। और आप लोग भी रोड पे चलिए ना, तो सब जगह इधर उधर देखते रहिए, पता नहीं कहाँ से हम लोग क्या सीख लेंगे। अगर आप अम्बास्टर कार को कभी देखे होते, स्पेलिंग पढ़े होते उसका, तो आप बता देते ना। और एक से बढ़िया एक से बढ़कर एक बातें कभी कभी गाड़ियों पर, ट्रक वगैरह पे, कार के पीछे वगैरह जो डेली चलते हैं ना रोड पे, उस पे लिखा रहता है, बड़ा अजीब अजीब, देखो मगर प्यार से, आप लोग देखे होंगे ना, ऐसा लिखा हुआ, चलो मगर दीपक की तरफ, और भी हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। तो मैं देखता रहता हूँ है ना, अगल बगल में लिखा हुआ जो भी रहता है। और एक मेरे को सबसे अच्छा लगा कि पहले थे दीवाने अब लगे हैं कमाने, एक पे लिखा था पीछे। तो ये एक से बढ़कर एक अपने दिल को निकाल के रख देते हैं लोग लिखने में, है ना जी। तो यहाँ पर अम्बासडर कार आप देखे रहते तो आप पक्का बता देते, डबल एश होता है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, 1। 79 का आंसर क्या कर लेंगे हम लोग, 1 कर लेंगे। बोलिए कोई डाउट है हम लोग को, नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे हम लोग आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 80 है हम लोग का बाबू, ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है ना। क्लोज टेस्ट का मतलब होता है कि एक छोटा सा पैराग्राफ आपके साथ रहेगा, और उसमें कहीं ना कहीं जो इतने ब्लैंक्स आएंगे, 4-5 आएंगे, 5 आएंगे, और वो इनकम्प्लीट सेंस रहेगा, उस सेंस को वहां पे कंप्लीट करना है। तो उसमें जो मोस्ट सुटेबल होगा हम लोग उसको क्या करेंगे, डालेंगे। आइए इसको देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आते हैं तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूं, ठीक है, कि आप पहले यहां से लेकर के, शुरू से लेकर के और लास्ट तक इसको आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे क्या करते हैं कि पहला जो ब्लैंक्स है इसको देख लिए और फिर आंसर ढूंढने लगे, फिर दूसरा ब्लैंक्स देखे उसका आंसर ढूंढने लगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस पैसेज के इनकम्प्लीट सेंस को डेवलप करते हैं अपने दिमाग में और आंसर देते हैं। तो कई मामले में ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। पूरा पढ़ेंगे तो कम से कम पूरी बातें तो आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ब्लैंक्स बीच बीच में आ जा रहे हैं, लेकिन ये तो पता चलेगा कि ये जो मामला चल रहा है वो प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, कि फ्यूचर में चल रहा है, किसी कहानी के बारे में चल रहा है, तो वो मेल है कि फीमेल है कि कोई एनिमल है, क्या है। ये सारी चीजें जो इतनी पढ़ने के बाद ही क्लियर हो पाती है। तो मैं बोल रहा हूं ना आपको कि सारे पैसेज को पहले आप एक बार पढ़ेंगे। हाँ पूरा समझ में नहीं आएगा बिकॉज ब्लैंक्स है, लेकिन पूरा समझ में नहीं आएगा इसका मतलब ये नहीं कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। सिंपल समझिए ना, यहाँ पे 100 वर्ड है, 5 नहीं है, तो 95 है ना, 95 है, तो वो ज्यादा अप्रोच करेंगे ना आपको, और वही अप्रोच करेंगे तो आप इसमें इन करेंगे बढ़िया से, और इसके मतलब इनर पार्ट को समझेंगे और अपने आप को डेवलप करते हुए, इसके मीनिंग को डेवलप करते हुए, वर्ड के सुटेबिलिटी को डेवलप कर पाएंगे। इसलिए पढ़िए, एक बार पूरा पढ़िए आप, है ना। माना कि एग्जाम में समय कम रहता है, लेकिन पहले इसको आदत डालिए पढ़ने का, एट ए ग्लेंस इसको सरफराती नजरों से फटाफट हम लोग पढ़ लेंगे। तो आपने पढ़ लिया, आपने एग्जाम दिया है, टेस्ट दिया है, तो आपने पढ़ा होगा। हम लोग यहां से देखेंगे, द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ डिटरमाइन हु वी आर, मतलब कि हम लोग अपने जीवन में जो भी चॉइस रखते हैं उससे ये पता चलता है कि हम लोग कौन है, हम लोग कैसे हैं, मतलब क्या सोच रखते हैं आप, है ना। वंस लाइफ इज मार्क्ड बाई एग्जाम्पलरी, मतलब ये एग्जाम्पल से बना हुआ है, उदाहरणात्मक हो जाएगा। चॉइसेस वन हैज मेड, तो पहले यहां पर हम लोग आते हैं कि वंस जर्नी, मतलब ये फुल स्टॉप है, तो दोनों ब्लैंक्स इसी में है, एक ही सेंटेंस में है। तो वंस लाइफ इज, अब यहाँ पे देखिए हमारा 80 में जो 1 है उसके लिए ऑफन है, रेयरली है, नेवर है, और यहाँ पे क्या है, सेल्डम है। देखिए कभी कभी हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं तो मीनिंग को तो जानना चाहिए यहाँ पे, लेकिन कभी कभी अपना दिमाग का जो नहीं हम लोग यूटिलाइज भी करेंगे तो उससे भी हम लोग पकड़ सकते हैं। अब देखिए एक छोटा सा बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑफन जो है ये पॉजिटिव हो गया, नेवर क्या है, नेगेटिव है, सेल्डम क्या है, नेगेटिव है, रेयरली नेगेटिव है। ये तीनों एक जैसा मीनिंग दे रहा है, और ये अकेले जो बंदा हमारा है ऑफन, ये एक अलग मीनिंग दे रहा है। तो अगर सेल्डम होता तो रेयरली भी हो जाता, तो इससे पता चल रहा है कि ये नहीं होगा। और इन दोनों का मतलब नेवर में भी छुपा हुआ है, यानी कि नेवर, सेल्डम, रेयरली, ये तीनों वर्ड क्या है, एक जैसे हैं, निगेटिविटी को डेवलप करते हैं सेंटेंस में, सेंटेंस को ये निगेटिव बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा आंसर होना चाहिए ऑफन, और होगा 100%। एक बार पढ़ के भी हम लोग देख लेंगे। द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ डिटरमाइन हु वी आर,
one's life is often marked by the exemplary choices one has made one's journey, जो अपने जर्नी के साथ बनाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऑफन कर लेंगे। ऑफन इज वेरी सुटेबल है, सबको समझ में आ गया, ऑफन कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ाएंगे और उसमें सेम क्वेश्चन हमारा इसी पैसेज से ही है। तो 81 में हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा कि हैज मेड वंस जर्नी, जो अपने जर्नी को बनाता है। तो मेड इनटू तो कोई टर्म नहीं बनाता है, मेड अपॉन भी कोई टर्म नहीं बनाता है, मेड टुवर्ड्स भी नहीं, मेड अलोंग मतलब उसके साथ। यहाँ पर हम लोग किसका यूज कर लेंगे, अलोंग का, किसका यूज कर लेंगे, अलोंग का। देख रहे हैं ना उसके, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, पढ़ पा रहे कि वन हैज मेड अलोंग वंस जर्नी, जो अपने साथ, मतलब कि यहाँ पे टुवर्ड का, इनटू का, अपॉन का कोई मीनिंग नहीं है। इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, अलोंग का। यानी कि वन लाइफ इज, और यहाँ पे हम लोग क्या रखे थे, ऑफन मार्क्ड बाय द एग्जाम्पलरी चॉइसेस वन हैज मेड अलोंग वंस जर्नी। ठीक है। द मेगा आइकन रतन टाटा हैज डिस्क्राइब्ड हिज जर्नी, और डिस्क्राइब वर्ड के बाद अबाउट वगैरह का हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था। मतलब डिस्क्राइब अबाउट कभी नहीं बोलेंगे, डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आता है, यहाँ पे भी नहीं है। इस जर्नी, और यहाँ के बाद 3 है, बिगिनिंग बीइंग अ 7 ईयर ओल्ड बॉय फ्रॉम प्लेइंग हिज 4 नंबर। तो उसने जर्नी को अपने बताया शुरू से, बीइंग है ना, बीइंग अ 7, जब वो 7 मतलब कि जब वो बिगिनिंग नहीं है, बीइंग है, जब वो 7 साल के थे तब से। तो यहाँ की वहां पे स्टार्टिंग हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग को बतलाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं, लेकिन आगे देखेंगे है क्या इसमें। पहले आप क्या कीजिए कि सारे आंसर को भी देख लो, अबव है, 2 है, फ्रॉम है और क्या है, फॉर है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कि किसकी ज्यादा सुटेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा ना, फ्रॉम बीइंग अ 7 ईयर ओल्ड बॉय हु प्लेड हिज, वहां से इसकी शुरुआत होती है। तो हम लोग जहां से शुरुआत होगा, स्टार्टिंग टाइम के लिए, स्टार्टिंग प्लेस के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, फ्रॉम कर लेंगे। उसके बाद फ्रॉम कर लिए हम लोग इसमें, तो 82 का आंसर क्या कर लेंगे बाबू, फ्रॉम कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे द चॉइसेस वी मेक, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, यहाँ पर फ्रॉम कर लिए हैं, यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। आगे बढ़ेंगे, देखो आप सभी लोग समझ रहे हैं, पैसे से जुड़े रहेंगे। फ्रॉम बीइंग अ 7 ईयर ओल्ड बॉय हु प्लेड हिज, अब उसके बाद पार्ट फ्रॉम, यहाँ पे पार्टिंग है, और यहाँ पे पार्ट ऑफ है, और पार्ट विद है ना। तो पार्ट विद मतलब क्या होता है, अगर फ्रेज की तरह हम लोग यूज करेंगे तो पार्ट विद का मतलब छुटकारा पाना होता है, या से साथ होना भी होता है। पार्ट फ्रॉम मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। पार्ट ऑफ मतलब का हिस्सा होता है, और पार्टिंग का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज में भाग लेना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि क्या सेंस है कि हु प्लेड हिज पार्ट इन द, चौथे नंबर में हम लोग आएंगे, पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल टू बीइंग मूव्ड बाय द फ्लाइट ऑफ अ फैमिली ऑन अ 2 व्हीलर व्हील। फ्लाइट का मतलब क्या होता है, नाजुक स्थिति, है ना, दुर्दशा जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, चौथे में क्या कर लेंगे हम लोग, पार्टिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पार्टिंग का मतलब उसमें भाग लेना, फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, उसमें भाग लेना। उसके बाद फ्लाइट ऑफ अ फैमिली, आगे बढ़ लेते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर है ना कि कहां पर आ गए थे, फ्लाइट ऑफ अ फैमिली ऑन अ 2 व्हीलर विच बिकेम द जीनियस ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट, और यहाँ पे कार द टाटा नैनो, ठीक है, नैनो कार आप लोगों ने देखा होगा, कार। तो यहाँ पे कार आया हुआ है, क्या हुआ है, कार। और कार कहीं ना कहीं हमारा क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आना चाहिए। तो आप देखिए हम लोग इसमें इकोनॉमिकल कर लेंगे, एडजेक्टिव है, यहाँ पे इकोनॉमिक का ज्यादा सुटेबल नहीं है। इकोनॉमिस्ट हमारा क्या है, नाउन है, और इकोनॉमाइज ये हमारा क्या है, वर्ब है। तो इसमें हम लोग इकोनॉमिकल कर लेंगे, इकोनॉमिकल कार, जैसे इकोनॉमिकल कंडीशन बोलते हैं ना हम लोग, इकोनॉमिकल क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, दूसरा। क्या कर लेंगे, दूसरा। बोले बात समझ में आ रही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं। इसमें क्या है कि बोला गया कि कोई पार्ट भी नहीं, इसमें बोला गया कि सब्स्टिट्यूट इसका बताइए, अंडरलाइन सेगमेंट का, अंडरलाइन या फिर इसको बोल्ड करा गया है, तो कोई इशू नहीं है, हम लोग समझ रहे हैं। यानी कि वेटी जो है, वेटी जो वर्ड यहाँ पे, इसको आपको रिप्लेस करना है अगर पॉसिबिलिटी कुछ बनती है तो आइए हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। यहाँ पे द राइजिंग प्राइसेस ऑफ इसेंशियल फूड आइटम्स हैव प्लेस्ड एन वेटी बर्डन ऑन द पुअर,
मतलब कि जो जरूरत की हमारी वस्तुएं हैं खाने पीने की, उसका भी अगर मूल्य बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं गरीबों पे वो एक जितनी वजनदार बोझ होता है, वो बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल होता है ना। हम लोग महंगाई का रोना सब जगह सुनते हैं आजकल, सही में बहुत महंगाई है। तो वही बोला गया कि वो महंगाई ठीक है, आप हीरे मोती सोने चांदी महंगा कर दो भाई, वो लोग कुछ ही लोग खरीदने वाले होते हैं, लेकिन वो तेरे जो गरीब होते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता है। वो भरपेट खा के और भरपूर नींद लेना चाहते हैं ना, और पेट में खाने भी नहीं रहेंगे तो फिर बेचारे सो नहीं पाते हैं, ठीक है ना। फूल मत तोड़ो, मैं एक लाइन बोलता हूं यहां पर, फूल मत तोड़ो कुत्तों से सावधान, ऐसा लिखकर घरों पर टांगने वाले। फूल मत तोड़ो कुत्तों से सावधान, ऐसा लिखकर घरों पे टांगने वाले, वो क्या जानते हैं कैसे सोते हैं सड़क पर भीख मांगने वाले, है ना। बड़ी दर्द भरी कहानी होती है, अगर पेट न भरा हो तो, है ना। कम से कम इतना तो प्राइस भी इतनी कम होना चाहिए कि लोग आराम से कम खाए पिए यार, है ना। तो वही बोला गया कि वेटी बर्डन। तो देखिए बर्डन और वेटी, वेटी मतलब क्या होता है वजनदार, और बर्डन मतलब क्या होता है बोझ। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो दोनों वर्ड है वेटी और बर्डन, तो एक दूसरे के मतलब टाइप के ही लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि बर्डन है तो वेटी होना चाहिए या वेटी है तो बर्डन होना चाहिए, दोनों एक जैसा मीनिंग को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। वेटी मतलब वजनदार और बोझ भी मतलब ऊपर से वजनदार, ऐसा कुछ। तो इसलिए हम लोग इसके जगह पे और क्या कर सकते हैं, तो अगर नहीं कर सकते हैं तो नो इंप्रूवमेंट लिखेंगे। लेकिन देखते हैं ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है मामूली, मामूली यानी कि तुच्छ, है ना, छोटा सा। जैसे वो छोटी छोटी बातों पर रोने लगती है, मामूली बातों पे, ट्रिवियल मैटर्स, है ना। उसके बाद लाइटेस्ट मतलब क्या होता है सबसे हल्का, तो सबसे हल्का बर्डन तो नहीं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बर्डन है मतलब उसमें है कुछ, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो इनॉर्मस है, इनॉर्मस का मतलब क्या होता है बड़ा, विशाल या वजनदार, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक वर्ड को रिप्लेस जरूर कर सकते हैं वेटी को इनॉर्मस के साथ। तो आप क्या कीजिए कि इसका आंसर क्या कर लेंगे हम लोग, दो, है ना। इनॉर्मस जैसे बोलते हैं ना, इनॉर्मस मतलब इनॉर्मस हाउस मतलब कि बड़ा घर, भव्य घर, तो वजनदार या बड़ा, है ना, इस तरह का इसका सेंस होता है। तो हम लोग वेटी, वेटी बर्डन आप बोल रहे हैं तो भी अजीब लग रहा है ना, वेटी बर्डन। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे इनॉर्मस, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग इनॉर्मस, यानी कि इसका आंसर क्या कर लेंगे दो। चलिए समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है हम लोग को। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं ये बात बोल रहा हूं, पहले भी बोला हूं अभी बोल रहा हूं। आइए आगे देखते हैं। In the given sentence, identify the segment which contains the grammatical error। अच्छा इस सेंटेंस को आपको पढ़ना है और इसमें कहीं अगर ग्रामेटिकल एरर है बाबू तो आपको उसमें बताना होगा कि कहां पर ग्रामेटिकल एरर है। इसको पढ़िए बड़े प्यार के साथ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग द राइट टू एक्सप्रेस वंस ऑन कन्विक्शंस एंड बिलीफ्स। अब देखो यहां पर है हम लोग का, सभी लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए सभी लोग यहाँ पर है कि यहां से सेंटेंस हमारा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब बोलने की जो क्या होती है आजादी होती है। आजकल आप लोग ये लाइन सुनते होंगे, सभी लोग कुछ भी बोल देते हैं फिर बोलते हैं कि मेरे को बोलने की आजादी है, व्यक्ति की आजादी है, लाइक दैट, है ना, ऐसे करके। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग द राइट टू एक्सप्रेस। अब देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये इस सेंटेंस में हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना। नाउन ऑफ नाउन के सेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट आया हुआ है, और यहाँ पे मीनिंग जो है इस सब्जेक्ट का हमारा क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट का वर्ब होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, या आप सिंपल सी बातें जानते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होता है, जब सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल होता है, वो बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर है कि मीनिंग, तो मीनिंग जो है, मीनिंग जो हमारा वर्ब आया है तो वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी। तो वर्ब में आईएनजी जब भी आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। जैसे कोई भी सेंटेंस जैसे आई एम प्लेइंग, आई प्लेइंग तो हम लोग नहीं बोलते हैं, राधा इज डांसिंग, राधा डांसिंग तो हम लोग नहीं बोलते हैं, राधा वॉज डांसिंग बोलते हैं, लेकिन राधा डांसिंग तो नहीं बोलते हैं, राधा विल बी डांसिंग बोलते हैं, राधा डांसिंग नहीं बोलते हैं। यानी कि डांसिंग सब्जेक्ट के ठीक बाद डांसिंग का जो प्लेसिंग है वो सही, प्लेस उसका जो है सही नहीं है। हम अगर एडजेक्टिव की तरह आता तो वो पॉसिबल है, लेकिन ये वर्ब की तरह यहाँ पे यूज करा गया है, तो वर्ब की तरह ये पॉसिबल नहीं है। और ये देखने एक कंक्लूजन है, या एक तरीके से समझिए कि ये हमारे समाज का एक डेफिनेशन है। तो ये हैबिचुअल एक्शन की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में, तो यहाँ पे मतलब ये बोल रहे क्या सर इसमें ईज कर दें,
मतलब कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज मीनिंग टू, ये भी ज्यादा सुटेबल नहीं लगेगा। यहाँ पे हम लोग मीन्स कर लेंगे, क्या कर लेंगे मीन्स, और फ्रीडम के चलते वर्ब एग्री करेगा तो सिंगुलर वर्ब एग्री करेगा, तो मीन तो प्लूरल हो जाएगा, एस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, मीन्स कर लेंगे। यानी कि मीनिंग वाला सेगमेंट जो हमारा है ना ये सही नहीं है, तो फ्रीडम एक्सप्रेशन ये सही है, और मीनिंग वाला सेगमेंट हमारा यहाँ पे 2 में, यानी कि इसका आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। बोलिए ये बात आपको क्लियर समझ में आ रहा है। मीनिंग की पॉसिबिलिटी मैंने कई एग्जांपल बताया, मीनिंग की पॉसिबिलिटी वहां पे नहीं के बराबर है, इसलिए सेंटेंस हमारा गलत हो जा रहा है, तो हम लोग इसको इंप्रूव करेंगे, इसको एरर को पकड़ेंगे और सही करेंगे। यहाँ पे मीन्स कर लेंगे, यानी कि मीनिंग द राइट की जगह पे मीन्स द राइट होना चाहिए। दैट्स वेरी क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग यहाँ पर, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे है कि 87 में आ गए। Give below are 4 jumbled sentences. Select the option that gives their correct order. Okay, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग रीअरेंजमेंट बोलते हैं, नहीं पैराजम्बल, यानी कि सेंटेंस यहां पर बिखरे हुए हैं और आपको क्या करना है, सेंटेंस यहां पर बिखरे हुए हैं और आपको सारे सेंटेंस को क्या करना होता है, ठीक करना होता है ना। रीअरेंज मतलब फिर से अरेंज करना। देखिए यहां पर जो हम लोग लिखते हैं रीअरेंजमेंट, यहाँ पर री है और यहाँ पे अरेंजमेंट, इसमें हमारा रूट वर्ड क्या है, अरेंज है, मेंट हमारा जो सफिक्स है, री हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। रीअरेंजमेंट में फिर से अरेंज करना, ये बिखरे हुए सेंटेंस से आपको इसको सही कर लेना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब बिखरे हुए सेंटेंस में सबसे जरूरी है पहले सेंटेंस को ढूंढना। यहाँ पर देखिए बिहाइंड देम, ये तो हमारा पहला नहीं हो सकता है, हम लोग कोशिश करेंगे कि नाउन पहला हो, तो यहाँ पे द एम्परर है तो ये पहला हो सकता है, उसके बाद द इन तो ये तो लास्ट में जाएगा, पहला तो होगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी पहला हो सकता है, जैसे हम लोग किसी भी कहानी की शुरुआत ऐसे करते हैं ना, ऑन्स अपॉन अ टाइम या फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, मतलब सबसे पहले तो वहीं से शुरू हो गया, ऐसा भी पॉसिबिलिटी बन रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बी से, बी चूंकि नाउन है तो नाउन को हम लोग तवज्जो ज्यादा देंगे। तो द इंपेरर इज, यानी कि बी कहां पे है, बी कहां पे है, इसमें अब आंसर से रिलेट करने आपको सिखा रहे हैं, समझिए बी यहां पर है, तो बी के बाद क्या दिया है, सी, देखो बी है, उसके बाद एट द एंड, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो लास्ट में जाना चाहिए ना, तो बी के बाद तो ये सी नहीं आएगा, इसका कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या किए, हटा दिए। ए पहले होगा, ये नहीं होगा, इसको भी हटाइए। अब डी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इस सबको उड़ाइए, हटाइए, समझ में आ रहा है ना। देखिए आपके पास एग्जाम में समय बहुत कम होता है, कम समय में हम लोग को क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट करना होता है, तो सारे को एक एक वर्ड को ध्यान से आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, कंसेप्ट समझिए, और जो बोल दिए वो आपका सही होगा, आप खुद बोल रहे हैं ये बात, ठीक है, ये समझिए। तो ये दोनों हटा दिए हम लोग। अब डी से हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वॉली ऑफ गन्स, तो डी हो गया, तो डी हमारा है, पहले में डी के बाद क्या है, बी, द एम्परर इज, और यहाँ पे डी के बाद क्या है, सी, द एट द इन, तो यहाँ पे ये कनेक्शन क्या हो गया, तो लास्ट में जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा कनेक्शन टूट रहा है, यानी कि डी के बाद सी पॉसिबल नहीं है, तो डी के बाद क्या पॉसिबल है, बी, डी के बाद क्या पॉसिबल है, बी, ये, और ये एम्परर के बारे में बोला गया है, तो डी के बाद बी होगा, यानी कि पहला आंसर होगा। बाकी छोड़िए, बाकी सेंटेंस को पढ़ना छोड़िए, इसका आंसर क्या होगा, पहला। अभी आप फुर्सत में पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे अटेम्प्ट लेंगे। बोलिए बात समझ में आ रही है, किसी कोई डाउट है, नहीं डाउट है जी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, एक झटके में हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, इसको ज्यादा वेटेज हम लोग को देने की जरूरत नहीं है, बट बहुत सारे अरेंजमेंट में लंबे लंबे सेंटेंस भी आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, पर ये एक झटके में बनाइए, है ना। चलिए आगे, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अच्छा, ये भी कॉमन एरर का क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, इसमें कहीं किसी सेंटेंस के किसी हिस्से में एरर है, आपको बताना होगा कहां पे एरर है। माय होटल इन गोवा हैड अ वंडरफुल व्यू ऑफ द सी इन द विंडो। ये गड़बड़ मामला कुछ लग रहा है, खिड़की में नहीं, खिड़की से देखेंगे तब ना व्यू आपको बाहर का अच्छा लगेगा। पढ़ते एक बार फिर से, माय होटल इन गोवा हैड अ वंडरफुल व्यू ऑफ, यहां तक तो हम लोग का मामला सारा चल रहा है सही, द सी इन द विंडो, तो यहाँ पे हम लोग थ्रू द विंडो या फ्रॉम द विंडो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फ्रॉम द विंडो, मतलब विंडो को खोलेंगे खिड़की में, तो खिड़की पे देखेंगे तो फिर सी का जो व्यू नहीं ना देख पाएंगे, समझ रहे आप लोग, तो खिड़की से आप देखते हैं, खिड़की में हम लोग नहीं देखते, खिड़की से देखते हैं, तो फ्रॉम द विंडो होना चाहिए था, तो फ्रॉम द विंडो यानी कि इन द विंडो वाले सेगमेंट को हम लोग गलत मानेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, फ्रॉम द विंडो। बोलिए क्या लिख लेंगे हम लोग, फ्रॉम द विंडो, यानी कि इसका आंसर हम लोग कर लेंगे 4, क्या आंसर कर लेंगे हम लोग 4।
चलिए 88 क्वेश्चन आपने देख लिया है, 89 नंबर आपके पास मैंने जोड़ दिया है जी। 89 सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। अब देखिए स्पीच का क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच आप लोगों ने पढ़ा होगा, और ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग एक झटके में बनाएंगे, एक झटके में। वर्ब से अधिकतर क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं, जैसे हैज है और पास्ट टेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है तो हैज हैड में हो जाता है ना, इज वर्ब एम है तो वाज वर्ब में हो जाता है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पकड़े जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या स्थिति है। सिटाव आस्क्ड हिज मदर हैज इट बीन स्नोइंग ऑल नाइट। अब यहाँ पे हैज लगा है तो हैज जो है, और ये पास्ट टेंस में है यहाँ पर, तो हैज में क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। आप इस बात को खाली याद रखिए, और ये आप जानते हैं सिंपल सी बातें हैं, तो इसी से हम लोग क्या करेंगे कि इलिमिनेट कर लेंगे, गलत आंसर को हटाइए और सही जो बच जा रहा है, अगर दो सही बच रहा है हेड वाला तो दोनों में फिर कंपेयर कीजिए, आगे पीछे फिर पढ़िए, ऐसे बनाना है, क्योंकि एग्जाम में समय आपके पास कम होता है जी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हैज है तो इसको हटाएंगे हम लोग, यहाँ पे ईज है तो ईज को हटाएंगे हम लोग, यहाँ पे हैड है तो हैड को रखेंगे हम लोग, और वाज है तो वाज को भी क्या करेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। बोले कोई डाउट है? हम आगे पीछे नहीं पढ़ रहे, हमारे पास अभी नहीं टाइम है। आप एग्जाम देने जाएंगे, मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है आगे पीछे दुनिया भर का पढ़े। हाँ, दो जगह में जैसे यहाँ पर भी हेड रहता है, यहाँ पर भी हेड रहता है, तो आप दोनों को पढ़ते हैं। यहाँ पे कोई पढ़ने का तुक नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है, एक झटके में हम लोग आंसर कर लेंगे। चलिए हो गया होगा आपका 89। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए, नहीं दिक्कत होना चाहिए, और आप कमेंट करके बताएंगे अगर किसी को कोई दिक्कत जा रहा है तो। चलिए यहाँ पर भी हमारा है कि ये जो जंबल सेंटेंसेस हैं इनको हम लोग को फिर से रीअरेंज करने को बोला गया, रीअरेंज करो आप, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर है कि देख लेते हैं, पहले यहाँ पे सी सी है और डी ए है। डी कहां पर है, एक बार चारों को आप पढ़ लेंगे। डी कहां पे, बट वाला सेंटेंस कभी भी पाला नहीं हो सकता, ये समझ रहे हैं हम लोग, ये कनेक्टर है, कहीं ना कहीं कोई सेंस रहेगा तब बट उसको जोड़ता है। तो डी को पहले हटाइए, आंख बंद, इन ऑर्डर टू बाई दैट साइकिल। दैट साइकिल है, इसका मतलब साइकिल का पहले यूज करा गया होगा, पक्का किया गया होगा, देखिए यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए ए भी कभी भी पहले नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं शी का। द फिल्म डॉग्स इज अबाउट अ यंग इरानियन विलेज बॉय, बल्कि इसके बारे में कहानी है, तो इसको हम लोग ये पहला सेंटेंस होगा, सी हो जाएगा। अब देखिए सी के बाद ए होगा कि बी होगा, तो सी के बाद ए है, तो सी पढ़ लिया हम लोग, इसके बाद ए, इन ऑर्डर टू बाई दैट साइकिल। इसमें देखिए कहीं पर साइकिल का कोई बात तो हो नहीं रहा है, साइकिल तो यहाँ पे है, यानी कि बी के बाद क्या होगा, ए होगा, जब भी होगा बी के बाद ए होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि सी के बाद ए, सी के बाद ए, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसको भी हटाइए। अब मत पढ़िए ना आगे, अब पढ़ के करेंगे क्या, अब हमारा आंसर क्या हो गया, यही हो गया। बोले बात समझ में आ रही है हम लोग को, आगे क्यों पढ़ेंगे हम लोग, हम लोग को मिल गया मलाई खा लेते हैं, अब ये टेंशन नहीं लीजिए कहां से मलाई आ रहा है, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, कौन दिया, खाइए खाइए मजे उठाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे हमारा है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अरे एक बार और आ गया हम लोग का, ऐसा एक क्वेश्चन और भी हम लोग देखे थे, एक क्वेश्चन इसमें और भी है। रॉन्गली मतलब कि जो गलत स्पेलिंग है आपको बताना होगा। रीसेटल, देखिए रीसेटल तोड़ तोड़ के पढ़िए, री हमारा सही है, सेटल का स्पेलिंग SETTLE, और इसमें लास्ट में क्या जोड़ा गया है, MENT, मेंट, ये हमारा सफिक्स है, तो ये तो सही है ना, री भी सही है, सेटल भी सही है, मेंट भी सही है, इसको हम लोग एकदम सही कर लेंगे। उसके बाद तीसरे में एनाउंस, तो एनाउंस का स्पेलिंग हम लोग जानते हैं ना, एनाउंस तो यही होता है, और इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, मेंट, यानी कि अभी स्पेलिंग क्या है, सही है। और ये तो हम लोग बिल्कुल समझ सकते हैं, अंडर गारमेंट, गारमेंट का स्पेलिंग आप जानते हैं, अंडर, अंडर गारमेंट्स, अंडर गारमेंट समझते हैं ना हम लोग, अंडरवियर वगैरह जो बोलते हैं हम लोग, अंडर, अंडर भी वेरी क्लियर है, गारमेंट भी वेरी क्लियर है। अब ये एक बच गया, इसको देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इम्बैरेसमेंट, इसका मतलब क्या होता है, शर्मिंदा होना, नहीं, तो इसमें भी हम लोग का डबल आर होता है, क्या होता है, डबल आर, EMBARR होता है, यहाँ पे डबल आर होना चाहिए था, एक ही आर है। तो अब देखिए अगर मान लीजिए कि एम्बैरेसमेंट आपके लिए नया भी वर्ड है बाबू, एक दिमाग छोटा सा आप लगा लेना कि हमने ये पढ़ लिया, ये बिल्कुल सही है, ये पढ़ लिया, ये सही है, आप जानते हैं, मतलब ये नहीं कि इसका स्पेलिंग याद नहीं था, तो वेरी कॉमन है, इसका भी स्पेलिंग तोड़ तोड़ के मैंने आपको समझा दिया है, जैसे अनाउंसमेंट, रीसेटलमेंट, अंडर गारमेंट, ये पकड़ लिए कि सब सही है, तो होना तो हमारा आंसर क्या होगा, दूसरा होगा। हमको ये भी नहीं लिखना है कि डबल आर होगा, आपको एग्जाम में सिर्फ दूसरा लिखना होता है,
दूसरा लिख लोगे आप, समझ में? तो जो मैं बोल रहा हूं, जिस स्किल से मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस स्किल को आप अपने अंदर डेवलप करो और आप भी जब एग्जाम देने जाओ तो उसी स्किल को अप्लाई भी करो कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं। समझ में आ रहा है हम लोग को? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ मैंने जोड़ दिया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है यहाँ पर। एंटोनिम्स, इनिग्मा, इनिग्मा का मतलब क्या होता है? पेचीदा होता है। क्या होता है? पेचीदा, या इसको हम लोग जटिल बोल सकते हैं या पहेली बोल सकते हैं। मतलब जिसको समझने में क्या हो, दिक्कत हो, जिसको आसानी से आप नहीं समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड निग्मा। मिस्ट्री मतलब क्या होता है? रस। इसका देखिए सिनोनिम्स है, ये सिनोनिम्स इसका हो सकता है, लेकिन हमको पूछना बताना क्या है? एंटोनिम्स। और यहाँ पे जितनी मेक बिलीव मतलब विश्वास बनाना, क्लैरिटी मतलब ये क्लैरिटी वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे कि फिगर में बहुत क्लैरिटी है, ये बात मेरी क्लियरिटी मेरे को समझ में आ रहा है, मतलब साफ है ना, मतलब एकदम स्पष्ट, जिसमें कोई रहस्य ना हो, स्पष्ट। और यहाँ पे ये जो है सेरेड, इसका भी मतलब क्या होता है? शब्द पहेली या पहेली इसका मतलब होता है ना। पहेली समझते हैं आप लोग ना, जैसे 3 कोने की तितली नहा धो के निकली, समोसा है, पहेली है ना, एक सिंबॉलिक होता है, हम लोग उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो आप देख पा रहे हैं ये इसके तो सिनोनिम हो सकते हैं, ये विश्वास जगाना है ना। और यहाँ पे क्लैरिटी, तो कोई चीज पेचीदा है या जटिल है या पहेली है जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं, और क्लैरिटी का मतलब क्या होगा? जिसको आप आसानी से समझ पा रहे हैं, जो स्पष्ट है, वेरी क्लियर है। तो फिर हमारा आंसर अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। हमको तो नहीं लगता यार कि कोई भी मतलब इसमें ऐसा क्वेश्चन का लेवल है, और प्रीवियस की बात हो रही है, प्रीवियस में स्टेट है, ऐसा ही आएगा। ये नहीं कि आसान है फिर आगे भारी आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही आएगा। हमको नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट जोन है इसमें आपके लिए। आप प्यार से पढ़ेंगे, प्यार से बनाएंगे, सारी चीज को खुद ब खुद समझते जाएंगे, क्वेश्चंस को बनाते जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन और जो है हम लोग फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा है, select the word which means the same as group of words given। ऐसे वर्ड को, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग, या ऐसा वर्ड जो पूछा जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी इसको सब्स्टिट्यूट करना है, छोटा करना है। जैसे वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, थीस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एब्सिस्ट, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा होगा ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना। यहाँ पर है कि यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, मतलब कि दोनों हाथ से जो काम करता है ना। आप लोग 3 इडियट मूवी देखे ना, उसमें प्रोफेसर था, दोनों हाथ से लिखता था, ऐसे करके, दोनों हाथ से जो इक्वली काम करता है। तो देखिए दोनों है, यहाँ पर है ना, राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल। तो अनस्किल्ड उसको तो नहीं बोलेंगे भाई, उसके पास तो स्किल है ना जी, वो तो उसकी क्वालिटी हो गई। और लेफ्ट हैंडेड, तो जो दोनों हाथ से काम करता है तो लेफ्ट हैंडेड तो बोलेंगे नहीं। अगर सिर्फ लेफ्ट हैंड से करते तब ना लेफ्ट हैंड बोलते हैं, राइट हैंड बोलते हैं हम लोग। अगर राइट से कर रहे तो ऐसा बोलेंगे नहीं। और इनएक्सपर्ट, तो यहाँ पे अनस्किल और इनएक्सपर्ट ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम वर्ड है। जब ये नहीं होगा ये कैसे होगा? इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अब यहाँ पे देखिए एमबी जो वर्ड है, एमबी जो एक नहीं, एक हम लोग का ये लैटिन प्रीफिक्स है। लैटिन क्या है? प्रीफिक्स है। इसका मतलब दोनों होता है, बोथ होता है। इसका मतलब क्या होता है? बोथ। एमबी वर्ड, एम्बिगिलिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा। एमबी जो है, एमबी जहां पे भी आ गया तो वो दोनों का सेंस देता है, दोनों। तो यहाँ पे एमबी डेक्सचर जो हमारा वर्ड है ये वेरी सुटेबल है, बिकॉज इसमें एमबी लगा, एमबी का मतलब दोनों होता है, तो दोनों हाथ से लिख सकता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमबी डेक्सचर। बोले बात समझ में आ रही है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सिलेक्ट द बोथ अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारा? रिजर्व है ना। और क्वार्टली मतलब, क्वार्ट मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि डरपोक होता है, डर से पूर्ण रूपे, डर से पूर्णता और रहेगा तो क्वार्टली उसको बोलेंगे हम लोग, या डर से वो बोल रहा है क्वार्टली बोल रहा है ऐसे। उसके बाद फ्रेंडली यहाँ पे हो गया, फ्रेंडली मतलब मित्र के समान है ना। और यहाँ पे फॉरगिविंग मतलब क्या होता है? क्षमा करना होता है। और रेटिसेंट मतलब होता है मौन रहने वाला, मौन रहने वाला, है ना। अब देखिए आप देखेंगे तो रिजर्व्ड है, तो अनरिजर्व तो इसमें लिखा नहीं, फटाफट हम लोग देख लेंगे। अब इसका एंटोनिम होगा क्या? देखिए रिजर्व होना, जैसे मान लीजिए हम लोग कैसे कहीं बस वगैरह में या कहीं ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो अपना सीट रिजर्व कराते हैं, तो रिजर्व है, इसका मतलब आप ही बैठेंगे, दूसरा कोई नहीं बैठेगा। और दूसरी बात कि जो सीट रिजर्व नहीं है तो कोई भी उस पर आके बैठ सकता है, वो सीट आपके लिए क्या है? फ्रेंडली है, मतलब उस पर कोई बैठ सकता है। समझ में आ रही है बात? यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं ना। जैसे बस में कोई सीट आपका रिजर्व है तो, या ट्रेन में आपका सीट रिजर्व है तो आपके लिए रिजर्व है, आप ही बैठ सकते हैं। और वैसे
हम लोग यहाँ बड़ा अजीब चलता है, जैसे कि आप बस या ट्रेन में बाहर से ही अपने कोई जगह पे अपना रुमाल निकाले और रख दिए, तो वो जगह आपका क्या हो गया, रिजर्व हो गया, है ना जी। ऐसे ही दो लोग झगड़ा कर लिए, एक दो सीट था तो एक ही रुमाल रख लिया, ठीक है। तो बोला कि हम लोग दो पति पत्नी यार अकेले रखे हैं, तो क्या एक ही रुमाल था तो एक रखे, दोनों सीट मेरा है। तो बोला कि नहीं आप एक ही पे रखे, देख पे तो हम बैठेंगे। तो वो बोला कि नहीं चलो उठो उठो। तो आदमी गुस्सा गया जिसको उठा रहा था और उसके पत्नी पर अपना रुमाल खोल के निकाल करके अपना रुमाल रख दिया। तो बोला कि क्या कर रहे हैं? तो बोले कि जब रुमाले रखने से रिजर्व हो जा रहा है तो अब समझिए हम रुमाल रख दिए हैं, आप लोग भी समझिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। बोली बात समझ में आ रही है हम लोग को? रिजर्व है, सीट रिजर्व है और सीट फ्रेंडली है, मतलब आइए बैठिए, कोई उठाने वाला नहीं है, जैसे जनरल में हम लोग बैठते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे इसका फ्रेंडली आंसर करेंगे। क्या करेंगे? फ्रेंडली। अब कितना आपको एग्जाम्पल बताया यार, है ना, आप अपने भी कुछ लगाओ। द टीचर ब्लैंक्स द स्टूडेंट फॉर चीटिंग, मतलब चीट करना निगेटिव एक्टिविटी है, इसके लिए टीचर स्टूडेंट को क्या किए? प्रेज किए। चीट करेंगे तो टीचर प्रेज करेंगे जी, सवाल पैदा नहीं होता है। उसके बाद रिफ्यूज, मतलब कि अस्वीकार करना, ये भी यहाँ पे मीनिंगफुल नहीं दे रहा है। मीनिंग इवोक मतलब होता है किसी को निमंत्रित करना, बुलाना, आह्वान करना, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। रिब्यूक का मतलब क्या होता है? चाइल्ड, स्कॉल्ड, इसको हम लोग इसका सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं? चाइल्ड भी, या क्या लिख सकते हैं? स्कॉल्ड लिख सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है डांटना। तो गलती अगर आप करते हैं, चीटिंग करते हैं, तो टीचर क्या करते हैं? टीचर आपको डांटेंगे ना कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, इसलिए इसमें हम लोग रिब्यूक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रिब्यूक्ड। बोलिए बिल्कुल आसान है ना। 95। आइए 96 देखते हैं। यहां पर है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप, इसको भी हम लोग बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल्स, मतलब जिसके पास कोई भी नैतिक सिद्धांत नहीं है, उसको क्या बोलेंगे आप? जिसके पास कोई भी नैतिक सिद्धांत नहीं है तो उसको इथिकल तो बोलेंगे नहीं। इथिकल मतलब जिसके पास नैतिक सिद्धांत है उसको ना हम लोग बोलेंगे इथिकल। और उसके बाद अनअवेयर मतलब क्या हो गया कि किसी चीज की आपकी जानकारी नहीं है। जैसे कोई जानकारी आपको नहीं है, इसका मतलब नहीं कि आपके पास सिद्धांत भी नहीं है। हो सकता है कि आप जानकारी के अभाव में कोई गलती कर रहे हैं, ऐसा ये भी ज्यादा सुटेबल नहीं है। और यहाँ पे हम लोग का जो वर्ड है अनस्क्रपलस, इसका मतलब क्या होता है? बेशरम होता है। क्या होता है जी? बेशरम, है ना। और मिसचिफियस जो है इसका मतलब क्या होता है? शरारती। अब बताएंगे तो यहाँ पे शरारती तो पॉसिबल नहीं है, अनअवेयर भी पॉसिबल नहीं है, इथिकल भी पॉसिबल नहीं है। नो हटा देंगे तब इथिकल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नो लगा हुआ है, ध्यान देंगे आप। तो इसका क्या हो जाएगा? अनस्क्रपलस। इसका मतलब बेशरम, मतलब जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी करने लगा, कहीं पर बीड़ी पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, कुछ भी करने लगा, अपने पापा के सामने कुछ भी बोल दिया, ऐसे बेशरम। और ये जो वर्ड है बेशरम, आजकल ये बड़े चर्चे में वर्ड है, ये जो बेशरम वर्ड है, ये जो बेशरम अनस्क्रपलस, इसका मतलब क्या होता है? बेशरम। तो ये वर्ड आजकल बहुत चर्चा में है। आप लोगों ने एक पठान मूवी आ रहा है शाहरुख खान का, आप लोगों ने देखा होगा, बेशरम रंग करके, है ना। तो लोग बोल रहे हैं कि दीपिका जो है बेशरम रंग और गिरवे रंग की जो ड्रेस पहने हुए, तो ये गलत है, नहीं पहनना चाहिए, ऐसे करके लोग अपोज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ दूसरा ही होगा। हमको नहीं लगता कि ये बहुत अपोज करने का बहुत बड़ा ये मुद्दा है, बेशरम रंग उसको बता के ऐसे वैसे, है ना। लेकिन जो भी है, लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ कि शाहरुख खान का ही नहीं, सारे लोगों के मूवी को जो हम लोग को बहिष्कार करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मूवी में हम लोग सीखते क्या है यार? कुछ भी नहीं सीखते हैं। ऊपर से आपके पैसे 300-400 रुपए लग जाते हैं ना, आपके 2-3 घंटे कीमती समय लग जाते हैं। सीखते क्या आप है वहां से? ऐसा नहीं है ना कि हम लोग कुछ अच्छा सीख के आते हैं, उसमें हम लोग उल्टे कुछ गड़बड़ ही सीख के आते हैं। उसमें मूवी में आप देखेंगे कि जो हीरो है अपने बाप को बोलता है, फादर को बोलता है, दीनानाथ तुम होश में आओ, तो आप वही सीख के आते हैं ना, घर पे आप वही यूज करते हैं। सास बहू में झगड़े देखते हैं हम लोग, वही घर में यूज करते हैं, है ना। उसके बाद जो बिहारी लोग होते हैं तो उसको ऐसा मुंह में दिखाता है कि वो बहुत मतलब वो पान खाने वाले होते हैं, मूछ वाले होते हैं, गुंडा बदमाश होते हैं, अपहरण कर लेते हैं। अरे यार बिहारियों से मिलो तो सही, जो बिहारी को एक बार जान लेता है वो बिहारी ऊपर जान लेता है। लेकिन मूवी में ऐसा ही सब दिखलाता है, पति पत्नी में दिखलाएगा। पत्नी बोलती है कि अगर पत्नी से करते हो प्यार तो डायमंड से क्यों इनकार, है ना। तो आप आके झगड़े करेगी पत्नी की, मेरे से तुम प्यार करते हो? आप बोलेंगे कि हाँ मैं तो प्यार करता हूं आपसे, तो फिर डायमंड मेरा कहाँ है ना। तो ये सब क्या हम लोग ऐसा अगर रहता, मैं वेरी सीरियसली बोल रहा हूं कि अगर आप फिल्म देख करके, मूवी देख करके, सिनेमा देख करके आते तो बाप और बेटे के रिश्ते बहुत मधुर हो जाते, पति पत्नी के रिश्ते बहुत मधुर हो जाते, हमारे बिहारी होने का जो सेंस है वो गर्व से ऊंचा हो जाता। तो हम लोग पैसे लगाते, हम लोग वो भी देखते।
और ऐसा नहीं है कि एक ही मूवी की मैं बात कर रहा हूं और शाहरुख खान की मैं बात कर रहा हूं। हम लोग कोई मूवी नहीं देखेंगे, हम लोग खुद के हीरो खुद हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए, तो यहाँ पर बेशरम, तो यहाँ पे हम लोग तीसरा आंसर कर लेंगे क्या? चलिए 96 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 97 की तरफ। अ पीस ऑफ केक, टू क्रैक जनरल कंपटीशन इज नॉट अ पीस ऑफ केक। मतलब बहुत आसान काम नहीं है जी, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपको बीएससी से जुड़ना पड़ता है ना। तो चलिए, अ पीस ऑफ केक मतलब बहुत आसान काम। यहां पर हम लोग आंसर क्या कर लेंगे? समथिंग इजी। क्या कर लेंगे हम लोग? समथिंग इजी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन और आपके साथ, 2 क्वेश्चन जो बचे फटाफट देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। तो क्या हो सकता है? दोज अर्निंग लेस देन ₹10,000 आर फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स। वो इनकम टैक्स करने से मुक्त है। एडजस्ट तो होगा नहीं, एक्सेप्टेड नहीं होगा, कलेक्टेड नहीं होगा। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मतलब क्या होता है? मुक्त होना, आजाद होना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट बिल्कुल अलग मीनिंग है और इसके साथ सूट कर रहा है, तो इसको हम लोग फटाफट लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के साथ 99 है। यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है? पैसिव फॉर्म में, यानी कि ये वर्ड्स का हमारा एक क्वेश्चन आ गया। और देखिए, अगर जो भी बच्चे जनरल कंपटीशन में सीएचएसएल यानी कि एसएससी की तैयारी करते हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूं कि आप 2 टॉपिक बहुत मजबूती से, बहुत बढ़िया से पढ़िए। एक वॉइस और दूसरा क्या? स्पीच, है ना। तो चलिए, यहाँ पे स्पीच का एक क्वेश्चन पीछे आया था, हम लोग एक झटके में उड़ा दिए थे। इसको देखते इसमें क्या चल रहा है। ट्रैफिक, यहां से द दिल्ली पुलिस हैज शॉट एन एजुकेशनल वीडियो ऑन ट्रैफिक रूल्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, है ना। हैज है, तो हैज वाले में पैसिव वॉइस में हैज बीन हो जाता है, याद है। जैसे रानी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय रानी, हैज वाले में हैज बीन हो जाता है। खोजिए ना, हैज बीन कहीं है क्या? यहाँ पर है कि ईज लगा हुआ, ईज बीइंग एकदम हटाइए, बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग इसको। हैज बीन है, इसको रखते हैं ठंडे बस्ते में कि और तो कहीं हैज बीन नहीं है, हैड बीन है। तो हैड बीन तो होगा नहीं, हैडबिन तो होगा नहीं, और यहाँ पे वाज बीन तो होगा नहीं, तो हैज बीन हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। हैडबिन कब होता है? वो स्पीच में होता है, वो भी पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तब, प्रेजेंट फ्यूचर में रहेगा तब नहीं होता है। यानी कि इसका आंसर क्या कर लेंगे हम लोग? दूसरा। बोलिए, बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चन को एक झटके में बनाइए, ऐसे क्वेश्चन को वेट नहीं दीजिए, फटाफट वर्ब देखिए, बना डालिए। और यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन हम लोग के साथ, आखिरी क्वेश्चन, और select the most appropriate option to substitute the underline segment। अच्छा, लेकिन इसमें अंडरलाइन हमारा दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कहां अंडरलाइन करेंगे। यहां से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है ना। इंडिया हैज लॉस्ट अ वेटरनल, है ना, कीमती एक्टर विद द डिसीज्ड ऑफ श्री राम लागू। इसी को हम लोग को अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये जो वर्ड है ना सारे इसके आसपास दिख रहे हैं बिल्कुल। तो ये आप समझो कि यहाँ पर अंडरलाइन है डिसीज्ड, यानी कि डिसीज्ड के जगह पे आप क्या कुछ कर सकते हैं, इसको इंप्रूव कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो हमारा नो इंप्रूवमेंट आंसर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, डिसीज्ड दो है, यहाँ पे क्या लगा है? द, और यहाँ पे हम लोग का ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो द के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। द के बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए ना, समझे हम लोग। द के बाद क्या आएगा? द के बाद एडजेक्टिव भी आता है, लेकिन वो उसके पूरे ग्रुप को सेंस देता है। जैसे कि द पुअर मतलब गरीब लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग, तो वहां पे तो इस तरह का मीनिंग नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे किसी नाउन की तलाश करेंगे। तो एक्सपायर्ड ये हो गया, ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, विथरी होगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा या विथरी हो जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग वर्ड है एक वियोगमेंट, इसका मतलब वियोग होता है। क्या होता है? वियोग या अलग होना। और एक डिमाइस, डिमाइस का भी मतलब मृतक ही होता है। ये हमारा नाउन है। क्या है? हमारा नाउन है। यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन का केस हम लोग बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग डिमाइस कर लेंगे। तो डिसीज्ड के जगह पे क्या कर लेंगे? डिमाइस। ये हमारा आंसर हो गया 4 का क्या? डिमाइस। समझ में आ रहा है हम लोग को? और आप लोग को ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा? अगर आप वीडियो को पूरा देखे हैं तो आपको स्पेशल थैंक यू। आपने बहुत कुछ इसमें सीखा होगा, बहुत सारे आइडियाज आपको मिले होंगे। और आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? मैंने जो आपको आंसर किया इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको कैसा लगा? आप एक बार अपना कीमती कमेंट जरूर देंगे और आपके कमेंट को हम लोग जरूर देखेंगे और कोशिश ये भी रहेगी आपके कमेंट को रिप्लाई करा जाए और आगे से नेक्स्ट वीडियो जो है और हम लोग आपके साथ जुड़े और सीएचएसएल वीडियो इतना जोड़े, जब आप एग्जाम में जुड़े तो आपको जो एग्जाम बहुत अच्छा लगे, आसानी से आप बना पाए। आज इतना ही, दैट्स ऑल, लव यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।